जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज में। दोस्तों आज हम यूपीएससी का सेकेंड मॉक टेस्ट देखेंगे। चलिए सरन मैम, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आज 100 प्रश्नों की सीरीज में आगे बढ़ने से पहले आपको 3-4 बातों को ध्यान में रखना है। पहली बात, 100 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, इसलिए पानी की बोतल साथ में रखिएगा। बिल्कुल असली एग्जाम की तरह इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। दूसरी बात इसमें क्या है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आंसर एक्सप्लेन करूंगा, कहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों इनकरेक्ट है, ठीक है। और तीसरी बात दोस्तों, लास्ट में आप अपने नाम के साथ अपना स्कोर साझा करेंगे, जिससे पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है और कंपटीशन का लेवल आजकल कैसा है। और चौथी बात दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन पेपर सेट किया गया है ये यूपीएससी 2024 के ट्रेंड के हिसाब से सेट किया गया है। 2025 का जो मॉड्यूल है हम अगले टेस्ट में आपके लिए रखेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को देख लेते हैं। और इसमें सभी प्रश्न दोस्तों डायनामिक अप्रोच बेस्ड हैं, मीन्स की करेंट अफेयर ओरिएंटेड हैं। तो पहला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है। डीफेक तकनीक और सिंथेटिक मीडिया के संदर्भ में आपके सामने कुछ स्टेटमेंट हैं, इनको ध्यान से पढ़िए। राइट आंसर अपने कॉपी में लिखिए और फाइनली आप मेरे साथ इसको साझा करेंगे। अब वीडियो को रोकिए और आंसर कीजिए। उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को रोका था, आपने अपना आंसर ट्रिक कर लिया है। ऐसे ही प्रत्येक क्वेश्चन में आपको करना है। इसमें दोस्तों अब राइट आंसर की बात कर लें तो दोस्तों इसमें केवल और केवल 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसमें आपसे प्रश्न बना है कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो केवल 2। अब इसमें तीसरा स्टेटमेंट कौन है जो गलत है, आप याद रखेंगे। इसमें तीसरा स्टेटमेंट है वही गलत है। इसमें लिखा क्या है, जो डीफेक जो टेक्नोलॉजी है सिंथेटिक मीडिया के संदर्भ में जो स्टेटमेंट है उसमें डीफेक टेक्नोलॉजी में केवल वीडियो के रूप में इसमें डीफेक क्रिएट किया जाता है। तो ये गलत बात है, केवल और केवल वीडियो के मामले में नहीं है, इसमें ऑडियो क्लोनिंग भी किया जाता है, ठीक है। और वित्तीय धोखाधड़ी में इसका बहुत उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको अपडेट कर लेंगे इस इंफॉर्मेशन को, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें जो पहला स्टेटमेंट है, इसमें जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स का उपयोग करके मौजूदा छवियों का, ठीक है, वीडियो में बदला जाता है या फिर वीडियो को मॉडिफाई किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल वास्तविक दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद भारत में इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए आईटी रूल्स 2021 के तहत विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं, बिल्कुल सही बात है। और ये अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में आपने देखा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न आपसे देखिए क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान के 5th शेड्यूल यानी कि 5वीं अनुसूची के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट आपके सामने हैं। अब इनके ऊपर आपको विचार करना है। वीडियो रोकिए और विचार कीजिए। उम्मीद करता हूं आपने वीडियो रोक के विचार कर लिया है, आंसर भी आपने ट्रिक कर लिया। इसमें पूछा गया है कितने कथन सही हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है केवल 1 कथन सही है। अब जाहिर सी बात है केवल 1 कथन सही है, तो कौन कौन से कथन गलत हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो दूसरा और तीसरा जो कथन है वो गलत है। इसमें जो पहला कथन है वही एकमात्र कथन सही है, ठीक है। अब दूसरा और तीसरा गलत क्यों है ये जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों दूसरे में लिखा क्या गया है, जो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल है, ठीक है, जो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल है की स्थापना केवल उन राज्यों में की जा सकती है जहां 5वीं अनुसूची लागू है। तो नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। यहाँ पे राज्यपाल उन राज्यों में भी जो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल है गठित कर सकते हैं, बना सकते हैं, जहां अनुसूचित जनजातियां हैं लेकिन वो 5वीं अनुसूची में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए स्टेटमेंट दूसरा आपका गलत हो जाता है। तीसरा है अनुसूचित क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन के लिए संबंधित राज्य की विधानसभा की सहमति अनिवार्य है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो दोस्तों इसमें राष्ट्रपति अपना निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति सीमा बदलने का अधिकार रखते हैं, तो इसलिए स्टेटमेंट तीसरा भी रॉन्ग हो जाता है। बाकी स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्रों में, ठीक है, किसमें, शेड्यूल एरियाज में संसद के किसी अधिनियम को लागू न करने का अधिकार है, ठीक है। तो केवल स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आप ध्यान से देखिए और इसको मैं आपके लिए पढ़ता हूं। प्रधानमंत्री जो सूर्योदय योजना है, क्या है दोस्तों, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है।
चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन आपके लिए हो गया। 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा, ठीक है, रूफटॉप पैनल स्थापित करना, और विशेषकर दोस्तों इसमें जो मध्यम और निम्न आय वाले परिवार हैं उनको बिजली का बिल कम करना और उनको सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये लाया गया है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने है, इसको पढ़िए। प्राचीन भारत में जो टेम्पल आर्किटेक्चर है यानी मंदिर वास्तुकला है उसकी वेसर स्टाइल यानी कि वेसर शैली के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट आपके सामने हैं, इनको पढ़ें और राइट आंसर कमेंट करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है दोस्तों, इसमें सभी के सभी जो स्टेटमेंट हैं वो सही हैं, इस तरह से ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। तो दोस्तों इसमें देखिए ये शैली मुख्य रूप से विंध्य और कृष्ण नदियों के बीच में, ठीक है, उसके जो क्षेत्र हैं उसमें विकसित हुई है, बिल्कुल सही बात है। इसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों की विशेषताएं शामिल हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। बादामी के चालुक्य और होयसल शासक इस शैली के प्रमुख संरक्षक थे, ये भी बात सही है। ठीक है, तो इस तरह से सभी तीनों स्टेटमेंट आपके लिए करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इसको ध्यान से पढ़िए। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे पदार्थ की पांचवी अवस्था कहा जाता है, के संदर्भ में कुछ कथन है। ठीक है, अब इनमें से कोई एक सही है, आप उसे बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। यह तब बनता है जब परमाणुओं की एक गैस को परम शून्य के, ठीक है, परम शून्य ताप के करीब ठंडा किया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। ठीक है, और वहां पे जब ऐसी स्थिति में चला जाता है कोई गैस का परमाणु, ठीक है, तो वो सुपर कंडक्टर की तरह या सुपर एटम की तरह बिहेव करता है, इसलिए उसको हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के रूप में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, इसको पढ़िए। भारतीय संविधान के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कितने कथन सही हैं। उम्मीद करता हूं आपने पढ़ लिया है। इसमें केवल और केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अब इसमें 2 स्टेटमेंट कौन गलत हैं? तो दोस्तों इसमें जो स्टेटमेंट 1 है ये गलत है, ठीक है, और उसके बाद जो स्टेटमेंट 3 है ये गलत है। बाकी जो पार्लियामेंट है, ठीक है, यानी कि संसद में पार्लियामेंट एक्ट 1959 के माध्यम से कई पदों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के, ये वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है। अब इसमें देखिए स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट क्यों है? तो लाभ का जो पद है ये संविधान में कहीं पे एक्सप्लेन नहीं किया गया है, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। तीसरा क्या है, इस संबंध में किसी सदस्य की अयोग्यता का अंतिम निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिया जाता है, ये गलत बात है। यहाँ पे अंतिम निर्णय राष्ट्रपति लेते हैं और यहाँ पे वो कंसेंट लेते हैं किनका, जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति डिसीजन लेते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या है। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के संदर्भ में जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया में किसका उपयोग किया जाता है? डायरेक्टली प्रश्न आपसे बना है। इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी। नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर और पवन ऊर्जा होती है, इसका उपयोग करके पानी को अलग करना। ठीक है, तो ये है क्या, ग्रीन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोलिसिस, अब यहाँ पे केवल हाइड्रोजन नहीं है, ग्रीन हाइड्रोजन है, और जो ही ग्रीन शब्द आया वहीं पे आपका नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि सौर और पवन आ जाती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट के संदर्भ में, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट है, अब इनके ऊपर विचार करना है। दोस्तों ये क्या है? पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। अब विचार कीजिए। उम्मीद करता हूं आपने विचार कर लिया है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसमें पूछा गया है कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो कितने कथन सही हैं, तो इसमें केवल और केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है जो गलत है, वो है स्टेटमेंट 3। ठीक है, सभी राज्यों को यह अनुदान समान रूप से प्राप्त होता है, ये बिल्कुल गलत बात है।
तो दोस्तों ये गलत क्यों है? क्योंकि उन्हीं राज्यों को ये मिलता है जिन्हें राजस्व की कमी होती है। ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट 3 आपका गलत है। अब ये चीज अगर आपको समझ में नहीं आई, पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट होता क्या एक्चुअली, तो मैं ये आपको समझा देता हूं। इसमें देखिए अनुच्छेद 275 के अंतर्गत एक प्रोविजन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट्स को ग्रांट देगी, अनुदान देगी। ठीक है, और इसमें देखिए अनुदान किस रूप में, अनुदान जैसे मान लीजिए किसी राज्य को आगे बढ़ाना है, वहां पे वित्तीय स्थिरता लाना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना है, तो उनको अनुदान देगी। लेकिन अब यहाँ पे पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट एक्चुअली क्या है, जैसे मान लीजिए केंद्र ने किसी राज्य को, ठीक है, अनुदान दिया और उसके बाद भी उस राज्य का जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या तो फिर आप कह लें जो राजस्व खर्च है, वो उसके अनुदान से और उसके द्वारा अर्जित आय से अधिक है। ठीक है, मीन्स कि केंद्र सरकार ने उसको अनुदान तो दे दिया और राज्य ने अपने, जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार ने क्या किया, टैक्स के रूप में दे दिया पैसे, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा ग्रांट दे दिया, उसके बावजूद भी वो राज्य अभी भी घाटे में है। ठीक है, मतलब वो अपने खर्चे को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, उसके पास जो पैसे हैं और सरकार के द्वारा जो पैसे दिए गए हैं वो कम पड़ जा रही है। तो इसी को दोस्तों कहते हैं पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। ठीक है, तो आपने ये चीज समझ ली और क्यों दिया जाता है ये भी आपने समझ लिया, और क्यों क्या कहते हैं ये भी समझ लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपसे क्या पूछा गया है, जो चोला ब्रॉन्ज आइकॉन्स हैं, ठीक है, यानी कि चोल काल से जो प्रतिमाएं हैं उनके निर्माण की जो तकनीक है, ठीक है, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस जो है, लुप्त मोम तकनीक, उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट हैं, उनके ऊपर विचार करना है। तो दोस्तों जो चोल समयकाल की बनी हुई कांस्य प्रतिमाएं हैं, उनके निर्माण की जो तकनीक में लुप्त मोम तकनीक का प्रयोग किया गया है, उनसे जुड़े स्टेटमेंट हैं। ठीक है, तो अब बताएं इसमें कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन रोक के पढ़ लिया है। इसका राइट आंसर है दोस्तों केवल और केवल 2 स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं। ठीक है, तो आपसे यही पूछा है कितने करेक्ट हैं। अब इसमें देखिए पहला और तीसरा आपका करेक्ट है। ठीक है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपको करेक्ट मिलता है। इसमें दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है प्रतिमा के अंदरूनी हिस्से को खाली रखने के लिए मोम को इसमें पिघलाकर, ठीक है, निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों ये गलत बात है। ठीक है, क्योंकि चोल प्रतिमाएं ठोस होती थीं, उनके अंदर मोम निकालकर धातु भरी जाती थी, वे खाली नहीं होती थी। ठीक है, तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। पहला में क्या है, इसमें पहले मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है, फिर उस पर मोम की परत चढ़ाई जाती है, ये बिल्कुल सही बात है। चोल काल की सबसे प्रसिद्ध कांस्य जो प्रतिमा है वो नटराज की है, ये भी बिल्कुल सही बात है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, इसको ध्यान से पढ़ें। आर्टिकल 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के संदर्भ में स्टेटमेंट है, इसमें राइट स्टेटमेंट आपको बताना है। बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो अनुच्छेद 142 के तहत यह न्यायालय को पूर्ण न्याय यानी कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई भी डिक्री या आदेश पारित करने की असाधारण शक्ति है। ठीक है, तो याद रखेंगे, और ये शक्ति देता है एक्चुअली आर्टिकल 142। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन यानी कि कार्बन जो पृथक्करण होता है दोस्तों, उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ब्लू कार्बन का उदाहरण है। तो बताइए। ये क्वेश्चन काफी इजी हो गया। ठीक है, इसमें देखिए जो राइट आंसर है वो सभी के सभी हैं, यानी कि अब यहाँ पे सबसे पहले ब्लू कार्बन आप अगर समझ जाते हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन और भी आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए जो समुद्र या फिर समुद्र के तट में घास हैं या फिर समुद्री घासें हैं, ठीक है, जब ये क्या करती हैं, कार्बन सिंक करती हैं या कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में मदद करती हैं या फिर कार्बन को सोखने में मदद करती हैं, ठीक है, तो इन्हें ब्लू कार्बन कह देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कार्बन पृथक्करण या कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के संदर्भ में कौन से ब्लू कार्बन के उदाहरण हैं। तो दोस्तों जो मैन ग्रुप्स हैं
वहाँ पे अगर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो रहा है तो वो ब्लू कार्बन है। समुद्री घासें भी जो सोखती हैं उन्हें भी ब्लू कार्बन कहेंगे। और जो टाइडल मासेस हैं यानी दलदली हिस्से हैं, ठीक है, वो भी ब्लू कार्बन के उदाहरण के रूप में आ जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपसे, एथिक्स कमेटी यानी कि आचार समिति के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट हैं, उनके ऊपर विचार करना है। अब आप कीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को रोका था, विचार कर लिया है। इसमें दोस्तों पूछा है कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इसमें केवल 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। इसमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 करेक्ट हैं, और जो स्टेटमेंट 2 है ये आपका गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि इसमें लिखा है लोकसभा की, ठीक है, आचार समिति का अध्यक्ष सदन के विपक्ष का नेता होता है। तो दोस्तों ये बात गलत है, क्योंकि अध्यक्ष की नियुक्ति स्पीकर द्वारा की जाती है। यह अनिवार्य रूप से विपक्ष का नेता नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, बाकी दोनों स्टेटमेंट 1 और 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 अब आपके सामने है, इसको पढ़िए और राइट आंसर कमेंट करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे आपसे प्रश्न है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट हैं और बताना है इसमें कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं। उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को रोका था और आपने इसका आंसर अटेम्प्ट कर लिया है। ठीक है, तो इसमें देखिए, अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। इसमें केवल और केवल 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसमें आपको जो स्टेटमेंट 1 दिख रहा है ये इनकरेक्ट है, बाकी दूसरा और तीसरा सही है। अब इसमें पहला स्टेटमेंट गलत क्यों है? इसमें लिखा है इनकी बिजली उत्पादन क्षमता जो पारंपरिक परमाणु रिएक्टर हैं उनकी तुलना में बहुत अधिक होती है। तो ये बात गलत है, बहुत अधिक नहीं होती है। जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं उनकी क्षमता 300 मेगावाट तक की होती है। ठीक है, जो पारंपरिक रिएक्टरों से कम होती है, इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। उसके बाद इन्हें कारखानों में बनाकर सीधे साइट पर स्थापित किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। इन्हें पानी की कमी वाले स्थानों पर भी स्थापित किया जा सकता है, यह भी बिल्कुल सही बात है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? मध्यकालीन भारत की जो विठोबा पूजा और जो वारकरी मूवमेंट है, वारकरी आंदोलन है, उसके संदर्भ में आपके सामने कुछ स्टेटमेंट हैं, विचार कीजिए और उसके बाद आपको बताना है कितने स्टेटमेंट सही हैं। उम्मीद करता हूं आपने विचार कर लिया, आंसर भी आपने ट्रिक कर लिया है। तो दोस्तों इसमें केवल और केवल 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अब इसमें भी आपको तीसरा स्टेटमेंट कौन सा गलत है ये पहचानना है, तो ये है आपका ऑप्शन, इसमें जो तीसरा स्टेटमेंट है वही गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि जो वारकरी आंदोलन है दोस्तों, ये मूर्ति पूजा यानी विट्ठल रूप को स्वीकार करता था, हालांकि वे समानता पर बल देते थे। यहाँ पे क्या है? आंदोलन मूर्ति पूजा और कर्मकांडों का कड़ा विरोध करता था, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो आपने ये बात जान ली। क्या जान ली? जो वारकरी आंदोलन है ये मूर्ति पूजा को स्वीकार करता था और यहाँ पे लिखा है कि उसका कड़ा विरोध करता था। ठीक है, बाकी ये आंदोलन महाराष्ट्र क्षेत्र में केंद्रित था, बिल्कुल सही बात है। संत तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर इस परंपरा के प्रमुख संत थे। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है? आर्टिकल 200 के तहत जब कोई विधेयक यानी बिल राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो उसके पास कौन से विकल्प होते हैं, बताइए। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने पढ़ लिया है इस क्वेश्चन को, आंसर भी कर लिया है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें सभी के सभी, ठीक है, विकल्प उसके पास होते हैं। आप याद रखिएगा। देखिए, वह विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है। आर्टिकल 200 के तहत जो राज्यपाल है, ठीक है, वो क्या कर सकता है? विधेयक के ऊपर अपनी सहमति दे सकता है, वह अपनी सहमति रोक सकता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसी में वो विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए भी आरक्षित कर सकता है, ये भी सही बात है। वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है यदि वह धन विधेयक नहीं है, तो ये भी बात सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपके चारों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर।
6G टेक्नोलॉजी के संदर्भ में जो टेराहर्ट्ज है, टेराहर्ट्ज जो बैंड है, इसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो दोस्तों टेराहर्ट्ज बैंड है, जैसे होता है ना 4G बैंड, 5G बैंड, यहाँ पे 6G टेक्नोलॉजी में जो टेराहर्ट्ज बैंड है उसके उपयोग के, ठीक है, उद्देश्य आपको बताने हैं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी है। इसमें अल्ट्रा हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर और जो नगण्य जो लेटेंसी होता है, लेटेंसी वो प्राप्त करना है, ठीक है। तो दोस्तों अल्ट्रा हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर और नगण्य लेटेंसी प्राप्त करना इसका उद्देश्य है किसका? 6G टेक्नोलॉजी के रेस्पेक्ट में जो टेराहर्ट्ज बैंड है उसका उपयोग का, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या है? ग्लोबल साउथ शब्द जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में चर्चा में रहा है, मुख्य रूप से किन देशों को संदर्भित करता है? तो बताइए। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, केवल वे देश जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित हैं, ठीक है। तो ये ग्लोबल साउथ के रेस्पेक्ट में उनके लिए बात करता है, ठीक है। भूमध्य रेखा के जो दक्षिण में स्थित हैं उनके रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यहां पे आपसे पूछा गया है जो क्षत्रिय और पाइका विद्रोह है के संदर्भ में पाइका रिबेलियन 1817 मुख्य रूप से किस आधुनिक राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों पाइका जो रिबेलियन है जो 1817 में विरोध किया था जिन्होंने, वो मुख्य रूप से, ठीक है, बताइए किस आधुनिक राज्य से संबंधित है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, उड़ीसा से, ठीक है। और पाइका विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का दर्जा देने की मांग और उड़ीसा के समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के कारण ये चर्चा में है, इसलिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपसे, डीएनए बारकोडिंग तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि किसी अज्ञात प्रजाति की पहचान करने के लिए बिल्कुल किया जा सकता है। खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने के लिए यह भी किया जा सकता है। पौधों और जानवरों की तस्करी को रोकने के लिए यह भी किया जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 324 है के तहत इलेक्शन कमिश्नर यानी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया के संदर्भ में हालिया परिवर्तन क्या है? तो दोस्तों बताएं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। देखिए, अगर हम अनुच्छेद 324 के अनुसार बात करें, उसके तहत बात करें, तो जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया में जो परिवर्तन हुआ है, एक चयनित इसमें समिति होगी जिसमें कौन कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है, लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल होंगे, ठीक है। तो यही परिवर्तन किया गया है, आप याद रखेंगे, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है आपसे दोस्तों, हीट वेव्स यानी लू के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट हैं, उनके ऊपर आपको विचार करना है। अब विचार कीजिए और बताइए कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं। उम्मीद करता हूं आपने विचार कर लिया है। इसमें दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं हीट वेव्स के रेस्पेक्ट में। तो दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की बात करें के अनुसार यदि मैदानी इलाकों का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो इसे लू माना जाता है, ठीक है। किसके हिसाब से? जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है। उसके बाद तटीय क्षेत्रों में लू की घोषणा तब की जाती है जब अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाता है, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे तटीय क्षेत्रों के बारे में। उसके बाद है वेट बल्ब टेम्परेचर का उपयोग गर्मी के साथ साथ आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी के मानव शरीर पर प्रभाव को मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों वेट बल्ब टेम्परेचर का उपयोग भी अलग से पूछा जा सकता है। तो इसका उपयोग गर्मी के साथ साथ आर्द्रता जो मानव के शरीर पर प्रभाव डालती है, ठीक है, उसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम के लिए हो जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपसे मिलेट यानी कि श्री अन्न के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट हैं और बताने हैं कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं।
उम्मीद करता हूं आपने वीडियो रोका था और इसमें देख लिया आंसर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, यानी कि सभी के सभी इसमें करेक्ट हैं। अब यहाँ पे श्री अन्न है क्या एक्चुअली, जो बाजरा है, रागी है, ज्वार है, ये जो फसलें हैं, ठीक है, इन्हें फोटो इंसेंटिव मतलब ये होती हैं, मतलब ये एक तरह से कहें कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब क्लाइमेट का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, और इन्हें कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरा स्टेटमेंट है, भारत दुनिया में मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 के बाद भारत सरकार ने हैदराबाद में IIMR को वैश्विक केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया है। ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इस तरह से तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या पूछा जा रहा है। प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स यानी प्लेट विवर्तनिक और अर्थक्वेक के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और अब इसमें बताना है कि कितने युग्म सही सुमेलित हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपने विचार कर लिया है और आपके पास आंसर अब आ चुका है। इसमें तीनों के तीनों दोस्तों सही सुमेलित हैं। जापान का भूकंप अभिसरण सीमा, ठीक है, जापान में जो भूकंप आते हैं वो जो ओशियानिक प्लेट है, जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, उनके आपस में मर्जर की वजह से यानी कि कन्वर्जेंट अभिसरण की वजह से वो भूकंप आते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो तुर्की भूकंप है दोस्तों, ये रूपांतर यानी कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की वजह से आते हैं। अब तुर्की का भूकंप, जो तुर्की देश है, आप वहां पे देखेंगे तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री यानी कि एक दूसरे से, ठीक है, क्या होते हैं यहाँ पे एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करके जब प्लेटें चलती हैं तो वहाँ पे कैसे भूकंप आते हैं दोस्तों, तुर्की भूकंप मतलब तुर्की क्षेत्र में रूपांतरण सीमा की वजह से भूकंप आते हैं, ठीक है। उसके बाद आइसलैंड का जो भूकंप है, ये प्लेटें जब एक दूसरे से हल्की सी कट के दूर जाती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो भूकंप आता है वो आइसलैंड आप देश में देखेंगे जो भूकंप, वो इसका एग्जाम्पल है। जैसे जो ओशियानिक प्लेटें होती हैं वो धीरे धीरे क्या होती हैं कि कटती हैं, मतलब एक दूसरे से दूर हटती हैं। तो जब दूर हटती हैं तो थोड़ा सा उनके बीच में जो चटक या हलचल पैदा होता है, उसकी वजह से जो भूकंप आते हैं उन्हें हम आइसलैंडिक भूकंप कहते हैं, ठीक है। और अगर इसका बड़ा एग्जांपल देखेंगे तो जो मिड रीज है अटलांटिक ओशियन का, जब वो डेवलप हो रहा है यानी कि जो ओशियानिक प्लेट का, ठीक है, जो सी फ्लोर है वो चौड़ा हो रही है, फैल रही है, ठीक है, उसकी वजह से वहाँ पे जो भूकंप आते हैं वो माइल्ड स्ट्रोक के होते हैं, मतलब उनका प्रभाव बहुत अधिक नहीं होता है, उनका मतलब प्रभाव बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर यानी कि जलवायु स्मार्ट कृषि के संदर्भ में जो नेचुरल फार्मिंग है, ठीक है, उससे क्या लाभ है। अब इसमें बताने हैं कूटों का प्रयोग करके आपको सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है आपका ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अब जब हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करते हैं उसके संदर्भ में जो नेचुरल फार्मिंग होती है उसके लाभ क्या होते हैं, तो दोस्तों ये बाहरी रसायनों और उर्वरकों पर निर्भरता को पूरी तरह से समाप्त कर देता है, बिल्कुल सही बात है। ये मिट्टी की कार्बन सोखने की क्षमता को बढ़ाता है, ये भी सही बात है। इसमें जीवामृत और बीजामृत जैसे स्थानीय इनपुट्स का उपयोग किया जाता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक है। तो याद रखेंगे जीवामृत का निर्माण कैसे होता है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स यानी महत्वपूर्ण खनिज की बात हो रही है और इनके जो प्रमुख उत्पादक देश हैं उनके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट हैं और आपको मिलाना है और विचार करके बताना है कितने युग्म सही सुमेलित हैं। विचार कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसमें तीनों के तीनों करेक्ट हैं, याद रखिएगा। लिथियम आपको चिली और ऑस्ट्रेलिया में मिलता है बहुतायत रूप में और लिथियम आयन बैटरी आपको पता है कितना इसका महत्वपूर्ण रोल है आपके मोबाइल को चलाने में, ठीक है, या फिर जो मतलब अन्य बैटरीज होती हैं उनमें। कोबाल्ट दोस्तों लोकतांत्रिक जो गणराज्य कांगो है वहाँ पे बहुतायत मात्रा में मिलता है। उसके बाद निकिल की बात करें तो दोस्तों इंडोनेशिया में, ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इंडियन मानसून, भारतीय मानसून के संदर्भ में जो पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल है उसका क्या अभिप्राय होता है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। यह अल नीनो के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकता है और अच्छी वर्षा में सहायक होता है। अब इंडियन ओशियन डाइपोल एक्चुअली है क्या, मैं अगर आपको समझाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं मतलब ऐसे रफ टफ स्केचिंग के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में प्रश्न बने तो आप कंफ्यूज तो बिल्कुल ना रहें, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये हो गया आपका इंडियन ओशियन, ठीक है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया क्यों छूट रहा है भाई, यहाँ पे मान लीजिए ये इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया मान लीजिए, ठीक है। ऐसे मोटा मोटी ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये हो गया इंडियन ओशियन, ठीक है। अब इंडियन ओशियन डाइपोल का जो पॉजिटिव नेचर है ये कब कंसिडर होता है, होता क्या है दोस्तों, एक यहाँ पे थोड़ा सा इसको दो भागों में हम बांट देते हैं, ठीक है। तो जब दोस्तों ये वाला हिस्सा जब गर्म हो जाता है, ठीक है, तो हम इसको पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल कहते हैं। अब जब ये गर्म हो जाएगा तो इधर से आने वाली जो हवाएं हैं, जो मानसूनी हवाएं हैं, उनकी तीव्रता या फिर उनमें पानी ढोने की क्षमता अधिक हो जाती है। और इधर जब ये निगेटिव हो जाता है दोस्तों, तो फिर ये निगेटिव इम्पैक्ट डालता है इंडियन मानसून के ऊपर, ठीक है। तो पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल का मतलब है कि इंडियन ओशियन को, ठीक है, हम दो भागों में बांट लेते हैं। इसका जो पश्चिमी हिस्सा है जब गर्म काउंट होता है या फिर इसको गर्म होने के नज़रिए से देखते हैं तो इसको हम पॉजिटिव डाइपोल कहते हैं। और जब इसका जो पूर्वी हिस्सा है, वो पूर्वी हिस्सा जब पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, जब पूर्वी हिस्सा पॉजिटिव हो जाए तब निगेटिव कहेंगे इंडियन ओशियन डाइपोल को, ठीक है। या फिर आप कह लें जब पश्चिमी हिस्सा निगेटिव हो जाए यानी कि ठंडा हो जाए तो निगेटिव कहेंगे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन मत रखिएगा, जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव हो रहा है तो ये निगेटिव होगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे जब यही उल्टा हो जाए, वो निगेटिव हो जाए, ये निगेटिव हो जाए तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो दोनों कॉन्टेक्स्ट में अगर क्वेश्चन बने कि अगर इंडियन ओशियन डाइपोल, ठीक है, निगेटिव है तो इसका क्या तात्पर्य है, जो इसका पश्चिमी हिस्सा है ये ठंडा हो गया है, ठीक है, और इसका पूर्वी हिस्सा जो गर्म है, अब इसका प्रभाव इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इस तरह से इसको देखा जाता है। उम्मीद करूंगा कि आप समझ पाए होंगे, ठीक है, क्योंकि जब इधर से आपको पता है कहाँ से मानसूनी हवाएं उठती हैं, ये जो आपको ये वाला क्षेत्र दिख रहा है अफ्रीका का, यहाँ पे अरब का, यहाँ से मानसूनी हवाएं उठती हैं। तो जब गर्मी बढ़ेगा दोस्तों, उनमें जान अधिक आएगी, वो गर्म होकर भागेंगी और अपने साथ पानी लेकर भागेंगी और भारत में लाके वर्षा करेंगी बहुतायत, ठीक है। तो इसलिए इसको पॉजिटिव डाइपोल कहते हैं। देखिए बहुत एक्सप्लेन कर दिया, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, ब्लैक सॉइल के रिस्पेक्ट में दोस्तों, ठीक है, इसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, आपको विचार करना है, कीजिए विचार। उम्मीद करता हूं विचार कर लिया है। आपसे पूछा गया है कितने स्टेटमेंट इसमें आपके करेक्ट बैठते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, केवल 2 स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं। अब इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो दोस्तों इसमें जो तीसरा है ये इनकरेक्ट है। अब यहाँ पे प्रश्न है ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी के संदर्भ में ये स्टेटमेंट है, ये मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ब्लैक सॉइल दोस्तों बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनती है, जिसको रेगुर मिट्टी कहते हैं, और ये कपास के उत्पादन के लिए अच्छी होती है। आपको ये गुजरात में विंध्य क्षेत्र में ऐसे लोकेशंस पे देखने को मिलती है, ठीक है, और महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्से में। तो इसलिए ये हिमालय या फिर ऐसे जगहों पे तो मतलब नहीं। हिमालयी क्षेत्र में दोस्तों मोस्टली आपको कौन सी मिट्टी मिलती है, तो आप मुझे कमेंट करेंगे जो सैफ्रॉन के उत्पादन के लिए बेहतर होती है, ठीक है, उस मिट्टी को हम बोलते हैं करेवा। आप मेहनत मत कीजिए, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या है, लोहे, चूने और कैल्शियम और मैग्नीशियम की अधिकता होती है, लेकिन फास्फोरस की कमी होती है। ये स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें सेल्फ प्लविंग यानी कि स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है, क्योंकि सूखने पर इसमें गहरी दरारें फट जाती हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा आपका इनकरेक्ट था, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक अगर आप पहुंचे हैं तो मीन्स कि आपको मजा आ रहा है, क्वेश्चन का लेवल आपको अच्छे समझ में आ रहा है। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा, और आपके लिए ऐसे ही टेस्ट और कंटेंट आते रहेंगे और मैं एक्सप्लेन करते रहूंगा। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में। अब यहाँ पे आपको इसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, उसमें से कौन सा करेक्ट है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
केन नदी का पानी बेतवा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा, यही है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का उद्देश्य। ठीक है, केन नदी का पानी किसमें? बेतवा नदी में। तो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, और ये परियोजना जो केन है ये मध्य प्रदेश के अतिरिक्त पानी को क्या करेगा? बेतवा में डालेगा और बेतवा लाके उत्तर प्रदेश में स्थानांतरित करेगा। ठीक है, और बेतवा लाके किस में डालेगा दोस्तों? यमुना में। ठीक है, और इसमें ना एक चीज और नोटिस कीजिएगा, जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, ठीक है, जब हम केन बेतवा प्रोजेक्ट देखते हैं तो इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट पन्ना टाइगर रिजर्व कवर करता है। ठीक है, और इससे पन्ना टाइगर रिजर्व का बहुत सारा हिस्सा जलमग्न होने की संभावना भी बन रही है। ठीक है, और यही है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा विवाद और सबसे बड़ा मतलब एक तरह से विवाद का कारण। ठीक है, तो ये भी बात अगर एग्जामिनर आपसे अधिक पूछे तो याद रखेंगे, यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे क्या पूछा जा रहा है? जीरो टिलेज यानी शून्य जुताई खेती के संदर्भ में आपके सामने कुछ स्टेटमेंट है, उसके ऊपर आपको विचार करना है और बताना है इसमें कितने स्टेटमेंट सही हैं। उम्मीद करता हूं आपने विचार कर लिया है, इसमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। ये मिट्टी में नमी बनाए रखने और कटाव को रोकने में मदद करती है, बिल्कुल सही बात। इसमें पिछली फसल के अवशेषों को जलाया नहीं जाता है बल्कि उसी में अगली फसल बोई जाती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ये ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, जो रेड सी है यानी लाल सागर है की सीमा निम्नलिखित में से किन देशों से लगती है? तो दोस्तों ये मैप बेस्ड क्वेश्चन हो गया और अब आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि इसमें अगर हम देखें सऊदी अरब की सीमा लगती है, दूसरा मिस्र की सीमा लगती है और यमन की सीमा लगती है। यहाँ पे इथियोपिया की सीमा दोस्तों नहीं लगती है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें देखिए अगर अन्य की बात कर लें तो अन्य कौन कौन से सीमा साझा करते हैं, अगर मैं यहाँ पे आपको मैप बना के समझाऊं तो बेहतर समझेंगे आप। ठीक है, तो चलिए आपके लिए मैं इतना मेहनत कर देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इतना कुछ आपके लिए किया जाता है फिर भी आप कंजूसी करते हो ना, फिर भी आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये जो आप देख पा रहे हैं मैं पूरा कंप्लीट कर दूँ, नहीं तो फिर पता चले आप कंफ्यूज होके घूम रहे हो। ठीक है, मोटा मोटी ये क्या है? अफ्रीका महाद्वीप है, ए से मैं इसको डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद लाल सागर आपको दिख रहा है, यही है रेड सी। ठीक है, अब यहाँ पे कहाँ पे कौन कौन से देश हैं मैं सिर्फ उनकी फर्स्ट लेटर से इंडिकेट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको यस से हो गया सऊदी अरब। ठीक है, यहाँ पे वाई से हो गया यमन। ठीक है, यहाँ पे मिस्र हो गया आपका, ई से मैंने डिनोट कर दिया, ये हो गया इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट आपने देख लिया। उसके बाद दोस्तों अब आपने तीन तो देख ली जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। उसके बाद जो अन्य देश हैं वो कौन कौन से हैं? यमन भी देख लिया, मिस्र भी देख लिया, सूडान भी अपना यहाँ पे बाउंड्री शेयर करता है। कौन? सूडान। ठीक है, तो सूडान भी आपने देख लिया, सूडान को यस से डिनोट नहीं करूंगा क्योंकि यस यस हो जाएगा। उसके बाद इरिट्रिया भी यहाँ पे अपनी बाउंड्री शेयर करती है। ठीक है, और यहीं पे एक छोटा सा देश है जिबूती, वो भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है लाल सागर के साथ, ये भी बात आप याद रखिएगा। ठीक है, इरिट्रिया और जिबूती आपने सबको देख लिया। इथियोपिया क्या है? लैंड लॉक्ड है। ठीक है, इथियोपिया दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ये लैंड लॉक कंट्री है, आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका कोई समुद्री सीमा नहीं है, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कौन कौन से देखे? सऊदी अरब, यमन, उसके बाद इजिप्ट, उसके बाद सूडान, सूडान के बाद हमने क्या देखा दोस्तों? इरिट्रिया, इरिट्रिया के बाद हमने जिबूती। ठीक है, तो ये सभी क्या करते हैं? लाल सागर यानी रेड सी के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए आप यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन लेके चल रहे हैं, इससे क्या है कि आपका ना बहुत अच्छा वाला हिस्सा जो है वो रिवाइज्ड भी हो रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? डायरेक्ट सीडेड राइस की बात हो रही है दोस्तों। ये जो तकनीक है जो हाल ही में खबरों में थी, इसका मुख्य लाभ क्या है? तो बताइए डायरेक्ट सीडेड राइस। तो इसमें जो राइट आंसर है आपने देख लिया होगा। ठीक है,
तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। इसमें धान की रोपाई के लिए नर्सरी की आवश्यकता नहीं होती है और पानी की भारी बचत इसमें होती है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट सीडेड राइस कहते हैं, याद रखेंगे। नर्सरी में क्या होता है दोस्तों, हम सबसे पहले बिया गिराते हैं। ठीक है, मतलब पहले क्या करते हैं, जो सीड होती है उसकी छिड़काव करते हैं, पौधा थोड़ा ग्रो हो जाता है, उसमें बार बार पानी भी डालना पड़ता है। ठीक है, और फिर जाके हम खेत में उसकी बुआई करते हैं। ठीक है, उसकी रोपाई करते हैं। तो वो वाली चीज़ें इसमें नहीं करनी पड़ती है, डायरेक्ट सीडेड राइस में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखें क्या है। वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट और ईस्टर्न घाट पूर्वी घाट के संदर्भ में आपके सामने स्टेटमेंट है और आपको बताना है इसमें कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे केवल 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अब इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है, तो दोस्तों दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है। ठीक है, और क्यों गलत है बताइए, ये दूसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई पूर्वी घाट की तुलना में कम है, यही बात गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जो पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई है वो 900 से 1600 मीटर है और पूर्वी घाट की जो औसत ऊंचाई है वो 600 मीटर है। ठीक है, तो हम इस तरह से देख पा रहे हैं पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है दोस्तों वो पूर्वी घाट की तुलना में कम नहीं है, अधिक है। ठीक है, उसके बाद पश्चिमी घाट निरंतर है और जबकि पूर्वी घाट विच्छिन्न है, ये बात बिल्कुल सही है। जो अनाईमुडी है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जो नैनो यूरिया है दोस्तों उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे सीधे पौधों की पत्तियों पर स्प्रे किया जाता है, ये बात सही है। ठीक है, तो नैनो यूरिया के संदर्भ में जो स्टेटमेंट करेक्ट है आपने देख लिया। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। जो सारगासो सी है तो दोस्तों ये इसकी विशेषता क्या है। सारगासो सी आपको अटलांटिक ओशियन जस्ट आपको ब्राजील के राइट साइड में ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा सागर है जिसकी कोई तटरेखा नहीं है। ठीक है, मीन्स कि अटलांटिक ओशियन में ही क्या है, कुछ क्षेत्र में एक सारगासो करके घास पनपती है। ठीक है, और उसी के आसपास के क्षेत्र को जहाँ पे ये पनपती है उसको सारगासो सी कह देते हैं। तो ये महासागर के बीच में ही है। ठीक है, तो इसलिए इसका कोई तटरेखा नहीं है, कोई कोस्टलाइन नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। तो ये आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो 4 धाराओं से घिरा हुआ एक क्षेत्र है। अब 4 धाराएं कौन सी, अब यहाँ पे मैं कैसे स्केचिंग करके आपको समझाऊं, स्पेस नहीं है। ठीक है, नहीं तो मैं जरूर समझाता, आप एक बारी गूगल करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपसे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो रबी और खरीफ की फसलें हैं उसके लिए किसानों द्वारा उन किसानों को, ठीक है, फसलों के लिए किसानों को, ठीक है, भुगतान की जाने वाली प्रीमियम दरें क्रमशः कितनी है। तो जो बीमा होता है तो भाई प्रीमियम देना पड़ता है, तो किसानों के लिए बताएं किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम दरें क्रमशः कितनी है। दोस्तों राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी 1.5% और 2%। किसके लिए दोस्तों, रबी और खरीफ फसलों के लिए। ठीक है, तो याद रखेंगे 1.5 और 2% दी जाती हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे, ग्रेट निकोबार आइलैंड के संदर्भ में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ग्रेट निकोबार आइलैंड पर प्रस्तावित जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, ठीक है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, परियोजना है, उसके संदर्भ में, ठीक है, आपको बताना है कौन सा क्षेत्र प्रभावित होने की संभावना है। तो दोस्तों ये बड़ा ही हाईलाइटेड टॉपिक था। ठीक है, और होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की जा रही है ग्रेट निकोबार का, इसीलिए ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को विकसित किया जा रहा है एक परियोजना के तहत। और ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का क्या अर्थ है, जैसे मान लीजिए भारत से कोई ट्रांसशिप या फिर कोई मतलब एक तरह से ट्रांसपोर्ट नाव के थ्रू गया तो वहाँ पे मतलब रुकेगा, उसके बाद से डायरेक्टली वहाँ से अदर कंट्रीज के लिए प्लान करेगा। ठीक है, मतलब वहाँ पे इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी और उसको डेवलप किया जाएगा बहुत सभी मतलब देशों को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे देशों को। तो इसका राइट आंसर क्या है,
इसका राइट आंसर है दोस्तों इसमें ऑप्शन ए, जो गलाथिया खाड़ी है, ठीक है। तो इसके क्षेत्र का मतलब एक तरह से ये हो सकता है कि यहाँ पे जो मतलब इंडेमिक क्रिएचर्स हैं या फिर घास हैं या फिर अन्य चीज़ें हैं वो प्रभावित होंगी, ठीक है। एक्सप्लेन करते करते गला मेरा डिंग डोंग हो रहा है चलें कोई बात नहीं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों जो कारेज सिस्टम है, ठीक है। तो कारेज प्रणाली जो हाल ही में जल संरक्षण के संदर्भ में चर्चा में थी, मूल रूप से किस देश की प्राचीन तकनीक है? तो दोस्तों बताएं मूल रूप से किस देश की प्राचीन तकनीक है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ईरान की, ठीक है। तो इसे कनात भी कहते हैं, ये भी बात आप याद रखेंगे, ठीक है। और ये भूमिगत चैनलों के माध्यम से पानी के वाष्पीकरण को रोककर सिंचाई करने की एक प्राचीन फारसी तकनीक है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी आप पानी पी लीजिए, ठीक है, और अपने ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन को बढ़ाइए और अच्छे से इसको पढ़िए क्वेश्चन को। कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां आदर्श हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, सभी के सभी। अब देखिए जो आपका ट्रेंड है एग्जाम में क्वेश्चन अटेंड करने का वही होना चाहिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर कॉटन का प्रोडक्शन अच्छा करना है तो कम से कम 210 दिन पाला रहित दिन होना ही चाहिए, मतलब पाला नहीं गिरना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हल्की वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर का अनिवार्य है। उच्च तापमान और तेज धूप तो बहुत जरूरी है, ठीक है, किसके लिए? कॉटन की खेती के लिए, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है। इओलियन लैंडफॉर्म्स के बारे में प्रश्न है दोस्तों। वातज स्थलाकृतियां जिनको कहते हैं, इनका निर्माण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, पवन। अब क्यों? क्योंकि यहाँ पे वातज वैसे ही आपको देखने को मिल रहा है, हिंट वैसे ही मिल गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर आपने देख लिया है। अब यहाँ पे देखिए मशरूम शेप की कुछ स्थलाकृतियां माउंटेन के कटने से, हवाओं के चलने की वजह से बन जाती हैं, ये भी बात आपको पता है। और यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिजर्टिफिकेशन और थार्मोस्टल के विस्तार को रोकने के लिए ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जैसी मतलब प्रोजेक्ट चर्चाओं में रहती हैं, ठीक है। इसकी वजह से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में प्रश्न है दोस्तों। इसके तहत ऋण पर कितनी ब्याज सहायता प्रदान की जाती है? तो दोस्तों इसमें 3%, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। 3% प्रति वर्ष ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान की जाती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या है। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के हालिया उत्खनन और राखी गढ़ी के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट हैं और उनके ऊपर विचार करके बताना है कितने स्टेटमेंट आपके सही हैं। विचार कीजिए। उम्मीद करता हूं आपकी विचार की घड़ी पूरी हो चुकी है तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, केवल 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसमें जो स्टेटमेंट दूसरा है वो इनकरेक्ट है। इसमें क्या लिखा है, यहाँ से प्राप्त डीएनए नमूनों ने आर्य इन्वेजन थियरी यानी कि आर्य आक्रमण सिद्धांत को पुष्ट किया है। तो दोस्तों ये गलत बात है, ठीक है। अब गलत क्यों है? क्योंकि राखी गढ़ी के जो डीएनए हैं उनके जो नमूने हैं उन्होंने ये संकेत दिया कि जो हड़प्पा वासी हैं, ठीक है, उनमें आर्य या स्टेपी मूल के लोगों का कोई आनुवंशिक मिश्रण उस समय नहीं था, जिससे मतलब जो आर्य आक्रमण है वो थियरी जो है उसकी पुष्टि की जा सके, ठीक है। तो दोस्तों ये बिल्कुल आपका आपने देख लिया। और इसमें देखिए राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक है। उसके बाद राखी गढ़ी में जल निकासी प्रणाली पर नियोजित नगर विन्यास के साक्ष्य मिले हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। और जल निकास प्रणाली या ड्रेनेज सिस्टम के मामले में धौलावीरा से अच्छा कोई नहीं था। और धौलावीरा जो है वो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में देखने को मिलता है, कच्छ के भरूच में। अगला प्रश्न ट्राइबल मूवमेंट्स के बारे में प्रश्न है दोस्तों। जनजाति आंदोलन के संदर्भ में जो उलगुलान शब्द है वो निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और बताइए। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। 1899 से 1900 के बीच में बिरसा मुंडा विद्रोह के दौरान, ठीक है, ये उलगुलान शब्द आया था, ठीक है। और ये जनजातीय गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की विरासत पर बढ़ते फोकस के कारण आधुनिक इतिहास का हिस्सा है, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आपसे प्रश्न बन जाए उलगुलान शब्द का अर्थ, तो आप बताएं मुझे।
तो दोस्तों उलगुलान शब्द का अर्थ भी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, महान विद्रोह होता है इसका अर्थ। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के संदर्भ में जो क्या है, संस्कृतिकरण है। ठीक है संस्कृतिटाइजेशन है। ठीक है, इसकी अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो दोस्तों बताइए, ऐसे प्रश्न आपसे बनेंगे एग्जाम में, तो इसका राइट आंसर है M.N. श्रीनिवास के द्वारा। ठीक है, तो भारतीय समाज में जो जातिगत गतिशीलता है, कास्ट मोबिलिटी है और सामाजिक परिवर्तन है, उसको समझने के लिए, ठीक है, समाजशास्त्रीय अवधारणा है, ये आधारभूत है उसको समझने के लिए। ठीक है तो M.N. श्रीनिवास जी ने क्या दिया है, संस्कृति संस्कृताइजेशन। ठीक है, तो याद रखेंगे, मतलब उच्चारण करने में संस्कृतिकरण कितना आसान है यहाँ पे चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों कभी कभी अपनी गलतियों पे हंस लेना चाहिए। ठीक है, तो पता चलता है कि आपसे भी मिस्टेक होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, मध्यकालीन भारत की जो मनसबदारी सिस्टम है, ठीक है, तो ये प्रथा के संदर्भ में आपसे कुछ स्टेटमेंट है, आपको विचार करना है और बताने हैं कितने स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, इसमें 2 स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं और इसमें जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, अब क्यों गलत है, आपसे यहाँ पे लिखा है मनसब का पद वंशानुगत होता था और पुत्र को स्वतः प्राप्त होता था। ठीक है, ये बात तीसरे स्टेटमेंट में है। अब गलत होने का कारण है जो मनसबदारी पद है ये वंशानुगत नहीं थी। ठीक है, तो वंशानुगत नहीं थी, सम्राट इसे कभी भी वापस ले सकता था या पदोन्नति या पदावन्नित कर सकता था। अब पदावन्नति क्या होता है, तो दोस्तों एक होता है पदोन्नति यानी कि पद में बढ़ोतरी और एक होता है पदावन्नति यानी कि पद में गिरावट, जिसको आप डिमोशन कहते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट 3 इस तरह से गलत है। ये व्यवस्था अकबर द्वारा सैन्य और नागरिक प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए शुरू किया गया था, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और इसमें जात पद पदानुक्रम और वेतन को दर्शाता था। जात क्या किसको दर्शाता था, पद पदानुक्रम और वेतन को। ठीक है, जबकि जो सवाल शब्द है ये घुड़सवारों की संख्या को दर्शाता था। तो जात पद पदानुक्रम को। ठीक है, चलिए अब इसमें क्यों ही समय देना, आपने चीजें समझ ली। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कभी कभी मतलब तेज पढ़ने के चक्कर में ना हमसे उच्चारण में त्रुटियां होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे मुझे कम समय में क्वेश्चन भी कराने हैं आपसे और आपके भी समय का ध्यान रखना है, इसलिए ये त्रुटियां हो जाती हैं। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। ठीक है, और आज़ाद हिंद फौज के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट हैं और इन स्टेटमेंट के ऊपर आपको विचार करना है, तो विचार कीजिए। तो दोस्तों इसमें कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इसमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, तो ये बात आपको पता चली गया है क्योंकि इनके बारे में तो आप पहले से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस के भीतर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने सिंगापुर में आरजी हुकूमत ए आज़ाद हिंद जो फौज थी, ठीक है, इसका गठन किया था। आज़ाद हिंद की ये अंतरिम सरकार की, ठीक है, बात हो रही है। तो कहाँ पे, सिंगापुर में क्या है, आरजी हुकूमत ए आज़ाद हिंद। ठीक है, उसके बाद आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का मूल विचार कैप्टन मोहन सिंह को जाता है, ये बात आपको पता है। ठीक है, और आपके यूपीएससी पेट के एग्जाम में आपने देखा होगा, अगर आपने दिया हो तो वहाँ पे ऐसे ही डायरेक्ट प्रश्न बना था कि सुभाष चंद्र बोस जी ने किसको रिप्लेस किया था। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे किनको रिप्लेस किया था। देखिए मैं सभी टेस्ट करा रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे आइडिया है कहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप अब मुझे बताएंगे, ठीक है, रास बिहारी घोष थे या राज बिहारी घोष थे या फिर कौन था जिनको उन्होंने रिप्लेस किया था, बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास में जो गिल्ड्स है यानी जो श्रेणी के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट हैं उनके ऊपर विचार करना है और बताने हैं कितने स्टेटमेंट इसमें आपके करेक्ट हैं, तो विचार कीजिए। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है आपका, तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अब यहाँ देखिए प्रत्येक श्रेणी यानी गिल्ड्स को, ठीक है, प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रमुख होता था जिसे जेठक या प्रमुख कहा जाता था। ठीक है, ये प्राचीन भारतीय इतिहास के रेस्पेक्ट में जो गिल्ड्स कॉन्सेप्ट है या श्रेणी का कॉन्सेप्ट है उससे जुड़ी बात है। ठीक है, तो क्या होता था दोस्तों,
प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रमुख होता था जिसे जेठक या प्रमुख कहा जाता था। तो जेठ आपको पता है ना, जेठ भाई या फिर जेठ जी या जेठानी जी, ठीक है। उसके बाद श्रेणियां बैंक के रूप में कार्य करती थीं और लोगों की जमा राशि पर ब्याज भी देती थीं, ठीक है। तो ये गिल्ड्स के बारे में है, श्रेणी के बारे में। श्रेणियों के पास अपने सदस्यों के विवादों को सुलझाने के लिए न्यायिक शक्तियां भी थीं, ठीक है। तो ये भी बात आपको याद रखना है। तो भारत के प्राचीन आर्थिक व्यवस्था के बारे में एक मतलब क्वेश्चन है, आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो जनसांख्यिकी लाभांश और भारतीय समाज के संदर्भ में आपको टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, ठीक है। अब ये आपको बताना है, बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। एक महिला द्वारा अपने प्रजनन काल के दौरान पैदा किए गए बच्चों की औसत संख्या ही टोटल फर्टिलिटी रेट कहलाती है। क्या? टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, और यहाँ पे एक चीज और महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भारत की जो प्रजनन दर है ये आपको डायरेक्टली पूछा जाए तो 2.1 है, रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे है, ठीक है। और नीचे गिरना भारतीय समाज की संरचना में बड़ा बदलाव लाने के संकेत है। जैसे जो मतलब अभी TFR है भारत का 2.1 है, लेकिन अगर इसे नीचे गिरता है तो भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंस है यानी कि जनसांख्यिकी लाभांश है, मोटा मोटी मैं कहूँ कि जो भारत को युवा देश कहा जाता है तो उसमें गिरावट आएगी, ठीक है। तो वृद्ध देश की श्रेणी में हम जाने लगेंगे। जैसे जापान वगैरह हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको वृद्ध देश की उपाधि से मतलब नवाजा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से अपना देश भी देखा जाने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, भक्ति मूवमेंट यानी भक्ति आंदोलन के रेस्पेक्ट में के दौरान जो अद्वैतवाद के दर्शन का प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, आदि शंकराचार्य जी ने, ठीक है। याद रखेंगे, आदि शंकराचार्य जी ने अद्वैत यानी आत्मा और ब्रह्म को एक ही कहा है, ठीक है, का मतलब सिद्धांत दिया था अद्वैत, ठीक है। याद रखेंगे, आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसका सिद्धांत और जो रामानुजाचार्य हैं उन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, जो आपको ऑप्शन ए में दिख रहे हैं। ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के संदर्भ में आपके सामने कुछ स्टेटमेंट हैं, कुछ विशेषताएं हैं, इन्हें देखिए और राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। याद रखेंगे, तो इसने केंद्र में द्वैत शासन स्टार्ट किया और जो प्रोविंस में द्वैत शासन था वो समाप्त कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसने राज्यों यानी प्रोविंस को स्वायत्ता प्रदान की, इसने एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना की, ठीक है, उसका प्रावधान किया, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 में है जैमिनी सिस्टम यानी कि जजमानी, यहाँ पे जजमानी जैमिनी सिस्टम मैं बोल रहा हूँ, देख रहे हो आप। तो जजमानी जो प्रथा है भारतीय समाज की एक पारंपरिक व्यवस्था है, इसका मुख्य आधार क्या है? तो दोस्तों ये सोशियोलॉजी का क्वेश्चन आप कह सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। तो जो भी गांव से संबंधित हैं उनके लिए बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। तो यूपीएससी दोस्तों ऐसे प्रश्न पूछता है कि एक गरीब तबका या फिर एक गाँव का बच्चा भी अच्छे से पेपर को कर ले, ठीक है। तो बताइए जजमान जी, राइट आंसर है दोस्तों इसमें ऑप्शन ए, याद रखेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है, विभिन्न जातियों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय, ठीक है। तो इसको हम जजमानी प्रथा भी कहते हैं। और जजमानी प्रथा में दोस्तों एक तरह से आप आर्थिक सुरक्षा भी आपको मिलता है और सामाजिक सुरक्षा भी आपको मिलता है, ठीक है। और आपने मोस्टली देखा होगा कि एक बड़े वर्ग के जजमान छोटे वर्ग के लोग होते हैं, ये समाज की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे बड़ा छोटा कोई नहीं होता है, लेकिन जो प्रथा है उसके बारे में, ठीक है। तो आप देखेंगे शादी विवाह में कुछ विशेष जाति विषय मतलब जाति से लोग आते हैं जो जजमान का कार्य करते हैं, मतलब कोई पूजा पाठ होता है आपके घर पे तो उसमें सहयोग करते हैं, ठीक है। तो ये दूसरी जजमानी हो गई, ठीक है। और ये जो जजमानी है इसमें आपने कुछ और देखा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखें, विजयनगर साम्राज्य के जो अमारा नायक का, ठीक है, तो अमारा नायक प्रणाली जो थी विजयनगर साम्राज्य में
उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट हैं, उनके ऊपर विचार करना है और बताने हैं कितने स्टेटमेंट जो अमर नायक प्रणाली है उसके संदर्भ में सही है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सी, तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, और आयंगर व्यवस्था आप मुझे कमेंट करके बताएंगे किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पे हम पहले अमर नायक की बात कर लें तो अमर नायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें प्रशासन के लिए क्षेत्र दिए जाते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों वे किसानों और व्यापारियों से कर वसूलते थे। कौन? अमर नायक। कब? विजयनगर साम्राज्य के दौरान। वे अपनी आय का एक हिस्सा व्यक्तिगत उपयोग के लिए रखते थे और शेष राजा को भेजते थे। ठीक है, तो अपनी आय का एक हिस्सा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए और शेष राजा को भेजने का कार्य अमर नायक करते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें आपसे क्या पूछा गया है। आधुनिक भारत के प्रेस के विकास के संदर्भ में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये कई बार मैंने आपको बता रखा है अन्य टेस्टों में। ठीक है, किसने लगाया था? तो दोस्तों लिप्टन ने लगाया था। कब? 1878 में। मैंने आपको इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात भी बताई थी कि इसमें हुआ क्या था, जो वर्नाकुलर यानी कि जो देशीय भाषा में अखबार थे उनके ऊपर प्रतिबंध लगा देता है लॉर्ड लिप्टन, और ये बोलता है कि ये भारतीय अखबार के ऊपर वज्रपात भी है। ठीक है, सूचना प्रशासन की जो मतलब सूचना जो हम क्या करते हैं प्रसारित करते हैं उसमें बाधा के रूप में। ठीक है, ये कौन कहता है? लिप्टन। और ये स्टेटमेंट भी पूछा जाता है आपसे, याद रखिएगा। और देखिए 1878 में लिप्टन ने लगाया लेकिन इसको रिपन ने हटा दिया था, जो आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, इसने हटाया था। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना है। और इसमें रातों रात एक पत्रिका थी जिसका नाम था दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका। देखिए कभी कभी याद नहीं आती है चीजें। ठीक है, तो अमृत बाजार पत्रिका थी, रातों रात क्या हुआ वो दूसरे दिन से ही क्या हुआ इंग्लिश में ट्रांसलेट होके आने लगी। तो ये भी पूछा जाता है इसके बारे में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बारे में प्रश्न है। इसके पास रहने वाली समुदायों में जो पॉलिएंड्री है यानी बहुपति विवाह प्रथा है, ठीक है, इस प्रथा को मतलब देखी गई है। अब समाजशास्त्रीय दृष्टि से इसे क्या कहा जाता है बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न आपसे बनते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, इसको भ्रातृक बहुपति विवाह कहते हैं। ठीक है, अब ये एक्चुअली है क्या, इसको समझिएगा। जब एक महिला कई सगे भाइयों से विवाह करती है तो उसे भ्रातृक बहुपति विवाह कहते हैं। ये तिब्बत और हिमाचल के कुछ क्षेत्रों में भी प्रचलित रहा है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। अगर ऐसे ही लड़कियों जैसे जो मतलब फीमेल फर्टिसाइड होता है ना, ऐसे ही होता रहा, ठीक है, तो यही स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक है, और ऐसे ही हमारा जो लिंगानुपात है डाउन जाएगा और इसका दुष्प्रभाव भी जैसे सामान्य जात में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो आपने विशेषकर जनजात में देखा है। ठीक है, और ये हरियाणा में और राजस्थान में बहुत जल्द देखने को मिलेगा और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है आपसे, प्राचीन भारत की बुद्धिस्ट काउंसिल बौद्ध संगति के संदर्भ में आपके सामने कुछ स्टेटमेंट हैं, उनके युग में है, आपको विचार करना है और मिलाना है। और कौन सी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी इसके बारे में और किसके शासनकाल में हुई थी, ये प्रश्न है। ठीक है, अब यहाँ पे सुमेलित कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपसे हो गया होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों सभी सही सुमेलित हैं। जो पहली बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है, ये राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। जो दूसरी हुई थी दोस्तों ये वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और तीसरी है पाटलिपुत्र में हुई थी और अशोक के शासनकाल में। और कश्मीर के कुंडल वन में अंतिम और चौथी बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, तो ये सभी बौद्ध संगतियाँ आपसे पूछी जाती हैं, याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न आपसे बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर ये प्रश्न आया है तो आप उम्मीद कर रहे होंगे कि मैं आपको डिटेल में बताऊं, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी।
ठीक है। और बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद ही ये बौद्ध संगीति हुई थी। याद रखेंगे, स्थान आपने देख लिया राजगृह, वहाँ पे सप्तपर्णी गुफा थी एक, ठीक है, बिहार में, वहीं पे हुई थी। और उस समय इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। नाम याद रखेंगे, महाकश्यप उस समय अध्यक्ष थे। और संरक्षक या शासक कौन थे? अजातशत्रु, ठीक है। और उद्देश्य क्या था दोस्तों? बुद्ध के उपदेशों को 2 भागों में संकलित करना, ठीक है। तो उसमें शुद्ध पीटक एक निकल के आया, और जिसका मतलब एक तरह से संकलन करने वाले आनंद थे, ठीक है। और दूसरा विनय पीटक, और उसका संकलन उपाली ने किया था, ठीक है। याद रखेंगे, और एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा हुआ वैशाली में, ठीक है, ये 383 सीधे 100 साल बाद, कब? 383, ठीक है, 383 ईसा पूर्व हुआ, ठीक है। तो सीधे 100 साल बाद होता है। और इसके अध्यक्ष सबाकामी जी थे, ठीक है। तो याद रखेंगे। और उसके बाद शासक तो कालाशोक हैं ही, ये तो आपने देख लिया। अब इसमें इस उद्देश्य और परिणाम इसके क्या थे? तो दोस्तों अनुशासन के नियमों को लेकर मतभेद हो गया, जिससे बौद्ध संघ जो है पहली बार 2 समूहों में बट गया, एक अस्थावीर और दूसरा महासांघिक, ठीक है। तो ये पहली बार आप अस्थावीर और महासांघिक का रूप देखते हैं, कब? दूसरे बौद्ध संगीति में, ठीक है। उसके बाद पाटलिपुत्र अशोक वाले की बात करें तो दोस्तों 383 आपने देख लिया। अब तीसरा 250 ईसा पूर्व में होता है, ठीक है। कब? 250 बीसी यानी कि ईसा पूर्व में होता है, ठीक है, इसके लगभग में। और ये पाटलिपुत्र यानी वर्तमान पटना में होता है, ये चीज़ तो आपको पता ही है, ठीक है। अशोक का इस समय शासनकाल है, ये भी बात आपको पता है, ठीक है, बताने की आवश्यकता नहीं है। इसमें इसका मतलब जो अध्यक्ष था वो मोगलीपुत्र तीस था। याद रखेंगे क्या नाम था? मोगलीपुत्र तीस। और उद्देश्य क्या था? तो संघ में भ्रष्टाचार को दूर करना और शुद्ध बौद्ध धर्म की स्थापना करना। यहाँ तीसरा पीटक भी निकल के आया, अभिधम पीटक, ठीक है। और यहीं से विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक तरह से जो मिशनरी होते हैं उनको भेजना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये बात आपने तीसरे में देखा। चौथा कश्मीर, ठीक है, कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में होता है। और ये कब होता है? 72 एडी के आसपास, आप कह सकते हैं प्रथम शताब्दी ईस्वी में, ठीक है। अब ईसा पूर्व वाली चीजें, ये जो बीसी वाली चीजें थी ये खत्म हो चुकी हैं, अब एडी की बात हो रही है, यानी कि 72 एडी के आसपास में हुआ था, चौथा, ठीक है। स्थान कुंडलवन कश्मीर हो गया। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, और उपाध्यक्ष भी पूछ लिया जाता है तो अश्वघोष थे, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, सारा रिविजन का विषय है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका उद्देश्य और परिणाम क्या निकला। तो दोस्तों बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान, ठीक है। और यहाँ विभाषा शास्त्र जैसे ग्रंथों की रचना हुई। किसका? विभाषा शास्त्र। किसमें? चौथे बौद्ध संगीति के दौरान, ठीक है। तो आपने बहुत डिटेल में इसको समझ लिया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि व्यक्तिगत का जो सिद्धांत है उसके तहत डलहौजी द्वारा विलय किया गया पहला राज्य कौन सा था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर आपका क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, सतारा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। और कब? तो दोस्तों 1848 में, ये भी बात आप याद रखेंगे। कब? 1848 में, ठीक है। तो याद रख लेंगे, एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों संबल पर हुआ, ठीक है। इसमें देखिए जो ऑप्शन डी दिख रहा है ये 49 में, यानी कि 1849 में इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का शिकार बनाया गया। और जो झांसी है ये 1853 में इसको शिकार बनाया गया, ठीक है। और जो अवध है दोस्तों वो 56 में, 1856 में। तो ये सारी बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपसे, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? वेरी इजी क्वेश्चन तो दोस्तों, और कई बार पूछा भी गया है, तो ऑप्शन भी करेक्ट है, ईवी रामास्वामी पेरियार के द्वारा, ठीक है। तो याद रखेंगे पेरियारों ने, ठीक है, जो पेरियार थे इन्होंने ब्राह्मणवादी जो वर्चस्व था उसके खिलाफ और आत्मसम्मान के लिए 1925 में ये आंदोलन शुरू किया था। कब? 1925 में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए किसके अगेंस्ट? ब्राह्मणवादी वर्चस्व के अगेंस्ट। अगला प्रश्न, अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण के संदर्भ में जो गेटेड कम्युनिटीज हैं का बढ़ना निम्नलिखित में से किस प्रवृत्ति को दर्शाता है? तो दोस्तों बताएं, जो गेटेड कम्युनिटीज हैं बताएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक अलगाव, ठीक है। जो 4 दीवारी वाले समाज हैं यानी गेटेड कम्युनिटीज हैं, सुरक्षा के नाम पर समाज के गरीब तबके के जो अलग थलग ये कर देते हैं, जिसे अर्बन एक्सक्लूजन कहा जाता है, ठीक है। तो 4 दीवारी वाले समाज को आप जानते ही हैं, ठीक है।
और चार दीवारी मतलब आप देखेंगे एक विशेष प्रकार की कॉलोनी बनेगी और चारों तरफ से बाउंड्री मार दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में गेटेड कम्युनिटीज़ कौन होती हैं, आपने जान लिया। ये सामाजिक अलगाव को ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें बढ़ावा देती हैं, ठीक है। तो स्मार्ट कॉलोनी, फलाना कॉलोनी, ढिमकाना कॉलोनी लेकिन ठीक है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने लिए करते हैं, लेकिन समाज को कहीं ना कहीं वो अलगाववादी के विचार से, ठीक है, वो प्रेरित मुद्दा हो जाता है। यहाँ पे देखिए मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, उसके अनुसार मौर्य काल के दौरान भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था। तो दोस्तों मैंने ये प्रश्न कई बार कराए भी हैं आपसे, ठीक है। तो 7 वर्गों में विभाजित था, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये 7 श्रेणियाँ कौन कौन सी थी, अगर मैं आपको एक बारी बताऊं तो ध्यान से सुनेंगे। दार्शनिक, ठीक है, किसान 2, चारवाहे 3, कारीगर 4, सैनिक 5, निरीक्षक 6 और सभासद 7, ठीक है। चलिए इन डिटेल आप एक्सप्लेनेशन सुनते चल रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है आप बताएंगे फीडबैक में। अगर आपको कोई चेंजिंग चाहिए तो आप जरूर बताएंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो अंडरग्राउंड रेडियो का संचालन था वो किसने किया था, बताइए। तो दोस्तों ये थी कौन, बताएं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, यानी कि उषा मेहता जी, ठीक है। तो याद रखेंगे उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो की स्थापना की थी, ये भी प्रश्न कई बार पूछा है, ठीक है। तो याद रखेंगे। और जो बॉम्बे से गुप्त रूप से क्या करती थी, प्रसारित करती थी अपनी खबरें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या है। सूफीज्म यानी सूफीवाद के संदर्भ में जो सिलसिला शब्द है इसका क्या अर्थ है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूफी संतों का एक वंश या श्रृंखला, ठीक है। ये वो सॉन्ग वाला सिलसिला नहीं है, ठीक है। वो सिलसिले मुलाकातों क्या ना छोड़िएगा, समथिंग लाइक दैट। तो मैं आपसे कहता हूँ कि ना छोड़िएगा, जब भी टेस्ट आए तो अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपसे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के संदर्भ में आपके सामने कुछ स्टेटमेंट है, उसके ऊपर विचार करना है और उसके बाद बताना है कितने स्टेटमेंट इसमें सही हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, केवल 2 स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं, ठीक है। बाकी तीसरा स्टेटमेंट कौन है जो गलत है, वो तीसरा स्टेटमेंट ही है। कैसे, यहाँ पे देखिए लेनदारों की जो समिति है उसमें केवल परिचालन लेनदार शामिल होते हैं, तो यहाँ पे केवल परिचालन लेनदार नहीं है दोस्तों, यहाँ पे जो सही बात है वो वित्तीय लेनदार है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल फाइनेंशियल क्रेडिटर शामिल होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 है, इसका मुख्य उद्देश्य तनावग्रस्त संपत्तियों का समयबद्ध समाधान करना है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है उसमें कॉर्पोरेट देनदारों के लिए निर्णायक प्राधिकरण की, ठीक है, मतलब एक तरह से स्थापना करना है एनसीएलटी का, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित फाइनेंस कमीशन या फिनांस कमीशन वित्त आयोग के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, आपको विचार करना है और फिर बताना है कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो प्रश्न संख्या 62 का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसकी नियुक्ति जो है, ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन की जो नियुक्ति है प्रत्येक 5 वर्ष में भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये केंद्र और राज्यों के बीच जो कर होते हैं उनके शुद्ध वितरण की सिफारिश करता है, बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक है। उसके बाद 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में अरविंद पनगड़िया जी कार्य कर रहे हैं, नियुक्त हुए हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मतलब तीनों के तीनों सही बात है, एग्जैक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए क्या है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के संदर्भ में राइट टू इरेजर यानी मिटाने का अधिकार क्या है, बताइए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि डेटा प्रिंसिपल उपयोगकर्ता द्वारा अपने व्यक्तिगत डेटा को हटवाने या मिटाने की मांग करना, ठीक है। तो ये है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के अंतर्गत राइट टू इरेजर का प्रावधान, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है आपसे, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जिसको हम CAR कहते हैं या कार कहते हैं के संदर्भ में जो अक्सर चर्चा में रहता है, कौन सा कथन सही है, तो बताइए। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के संदर्भ में दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। यह बैंक की अपनी पूंजी और उसकी जोखिम भारित जो संपत्तियां हैं उसका अनुपात होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है।
यानी बैंक का जो अपना पूंजी है और उसकी जो जोखिम भरी, ठीक है, संपत्तियां हैं, रिस्क वेटेड एसेट्स हैं, उनका अनुपात। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत ऑल इंडिया सर्विसेज के निर्माण के लिए कौन अधिकृत है? तो दोस्तों बताएं, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, राज्यसभा। ठीक है, तो याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके बारे में। अगला प्रश्न देखिए, आपसे प्रश्न है, एंजल टैक्स जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 56(2) वाइब के तहत आता है, इसको मुख्य रूप से ये मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? तो बताएं, एंजल टैक्स के बारे में है, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 56(2) के अंतर्गत आता है। अब निम्नलिखित में जो क्वेश्चन पूछा गया है, आप बताएं राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, स्टार्टअप्स को प्राप्त होने वाली बाहरी पूंजी को, ठीक है, ये क्या करता है? मुख्य रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या है, बोलते बोलते गला दुख रहा है दोस्तों। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में है, जो ई रूपी है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसके बाद बताइए कितने कथन सही हुए। दोस्तों इसमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये आरबीआई द्वारा जारी की गई कानूनी निविदा है, लीगल टेंडर बेस्ड मनी है ई रूपी। इसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वितरित किया जाता है, ये भी सही बात है। और इसके उपयोग के लिए बैंक खाते का होना अनिवार्य शर्त नहीं है। चलिए, ये बात तो आपको याद रखनी होगी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022 का है, ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जिसको हम अमेंड करके 2022 में लाए हैं, इसने साइट्स के कार्यान्वयन के लिए कौन सी नई अनुसूची या शेड्यूल जोड़ी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो अनुसूची 4 है, याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न बनेगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, ठीक है, एक्ट 2022 जो अमेंडेड है उसने साइट्स के, ठीक है, कार्यान्वयन के लिए एक नई अनुसूची जोड़ी है, जो है अनुसूची 4। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, आपसे क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों अब इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, राज्य विधानसभाएं संशोधन की शुरुआत कर सकती हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो ये सही नहीं है, बाकी सभी स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, FCRA एक्ट, ठीक है, इसके तहत पंजीकरण की वैधता कितने वर्षों के लिए होती है? तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 वर्ष। ठीक है, तो FCRA पंजीकरण 5 साल के लिए वैध होता है और संस्था का मतलब जो संस्था को वैधता समाप्त होने के 6 महीने के भीतर नवीनीकरण के लिए आवेदन करना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं। दोस्तों बताइए। क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, केवल 2 स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। ठीक है, इसमें दूसरा जो स्टेटमेंट है दोस्तों वो गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स होती हैं, ठीक है, उनके संदर्भ में इसके तहत केवल अमेरिकी डॉलर में ही ऋण लिया जा सकता है। तो दोस्तों ये बात गलत है। ठीक है, तो स्वतंत्र रूप से ये परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा के साथ साथ भारतीय रुपए यानी मसाला बांड में भी ये लिया जा सकता है, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशी स्रोतों से लिया गया ऋण होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और आरबीआई इसकी अधिकतम सीमा और ब्याज दरों को विनियमित करता है, ये भी सही बात है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, जो PMLA है, ठीक है,
इसको हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहते हैं। इसके तहत जांच करने वाली जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रवर्तन निदेशालय। ठीक है, याद रखेंगे, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच करने वाली जो नोडल एजेंसी है वो कौन है? प्रवर्तन निदेशालय। ठीक है, तो ईडी का रेट तो आपको पता ही है ना ठीक है, और ईडी का फुल फॉर्म अगर पूछ ले तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, तो याद रखेंगे ईडी वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग की एक क्या है? विशेष एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा कानूनों की उल्लंघन की जांच करती है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(1)(a) के अनुसार किसी राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या यानी मुख्यमंत्री सहित विधानसभाओं के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? बताइए। तो दोस्तों अनुच्छेद 164(1)(a) के अनुसार बात हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15%। और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और आपसे ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ये अनुच्छेद किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया या फिर ये प्रावधान किस वर्ष लाया गया? तो दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन था? 91। ठीक है, तो 51वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में। ठीक है, याद रखेंगे 2003 में। ठीक है, तो सॉरी, इसके तहत मंत्रियों की संख्या 15% तक सीमित की गई है। हालांकि अगर छोटे राज्यों की बात करें तो न्यूनतम 12 मंत्री इसमें तय हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात हो रही है जिसको हम सेज कहते हैं। सेज एक्ट 2005 को प्रतिस्थापित करने के लिए सरकार द्वारा कौन सा नया विधेयक प्रस्तावित है? तो दोस्तों इसका नाम है डैश बिल। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्राइज एंड सर्विस हब्स कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये बिल है जो प्रस्तावित है, इसको रिप्लेस करने के लिए याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें डैश की यानी कि डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्राइज एंड सर्विस हब की। ठीक है, तो इस विधेयक का जो विधेयक आया इसका उद्देश्य क्या है? जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसको केवल निर्यात उन्मुख बनाने के बजाय अब घरेलू विनिर्माण और सेवा केंद्रों के रूप में भी विकसित करना। ठीक है, तो ये डैश बिल में मतलब ये प्रस्ताव लाया गया है। उसके बाद रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 यानी कि रेरा 2016 के तहत शिकायत निवारण के लिए प्रत्येक राज्य में किसका गठन अनिवार्य है? तो दोस्तों बताएं, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट जिसको हम रेरा कहते हैं 2016 के तहत। ठीक है, जो शिकायत निवारण के लिए प्रत्येक राज्य में किसका गठन अनिवार्य है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का। ठीक है, चलें अगले प्रश्न पे। चलिए इस तरह से हमने 75% ऑफ द टेस्ट कंप्लीट कर लिया है और अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए आपसे क्या पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स की दुनिया में ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन इस बारी हो सकता है। ठीक है, करेंट अकाउंट डेफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिस्पेक्ट में दोस्तों उसके संदर्भ में जो इनविजिबल शब्द हैं, ठीक है, ये बहुत चर्चा में थे, इसका अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेवाओं, प्रेषण और आय हस्तांतरण का जो व्यापार है। ठीक है, ये करेंट अकाउंट डेफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिस्पेक्ट में इनविजिबल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा और अगर मैं बात करूँ इसके बारे में तो दोस्तों इनविजिबल्स में सॉफ्टवेयर सेवाएं होती हैं, इसमें प्रेषण और पर्यटन जैसी अमूर्त चीज़ें शामिल होती हैं जिनमें भारत का प्रदर्शन अभी उत्कृष्ट है। ठीक है, तो ये बातें हमें याद रखनी हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के और 243 ZA के तहत क्रमशः किन चुनाव का प्रबंधन राज्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंचायतें और नगर पालिकाएँ जो हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे एग्जाम में प्रश्न बनेगा। केंद्रीय चुनाव आयोग लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का चुनाव कराता है, जबकि जो राज्य चुनाव आयोग है वो केवल पंचायतें और नगर पालिकाओं के लिए जिम्मेदार है। ये भी बात आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न आपसे है, कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 के तहत जो डील वैल्यू थ्रेशोल्ड है इसका जो नया नियम है ये किस पर लागू होगा?
तो दोस्तों जो बड़े विलय और अधिग्रहण हैं विशेषकर डिजिटल क्षेत्र में, उनके ऊपर ये लागू होगा। ठीक है, याद रखेंगे। और इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, तो दोस्तों नए नियम के तहत यदि किसी सौदे का मूल्य 2000 करोड़ रुपए से अधिक है तो इसे जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी मंजूरी लेनी अनिवार्य हो जाएगी। ठीक है, और भले ही कंपनी का टर्नओवर कम हो, लेकिन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मंजूरी है अनिवार्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें आप क्या है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में है दोस्तों, जिसे हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है के तहत सुनिश्चित पेंशन यानी एश्योर्ड पेंशन कितनी होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंतिम आहरित वेतन का 50%। ठीक है, तो जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है इसके तहत 25 साल सेवा करने वाले कर्मचारी को पिछले 12 महीनों के औसत मूल्य वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन के रूप में मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 123 है उसके तहत अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, ठीक है, उसके संदर्भ में कौन से स्टेटमेंट सही है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, यह शक्ति राष्ट्रपति के पास है जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 देखिए क्या है, और इसको ध्यान से पढ़िए। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कितने इसमें सही हैं। वीडियो रोकिए और बताइए। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 स्टेटमेंट इसमें सही हैं। ठीक है, और इसमें तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है चीन और यूरोपीय संघ इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, और चीन इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। भारत, अमेरिका और ब्राजील इसके मुख्य प्रवर्तक हैं। ठीक है, किसके बताइए, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के। ठीक है, कौन कौन, भारत, अमेरिका और ब्राजील। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पहला स्टेटमेंट, इसकी घोषणा भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। बिल्कुल सही बात है। इसका प्राथमिक लक्ष्य परिवहन क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में टिकाऊ जैव ईंधन, ठीक है, सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स के उपयोग को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए क्या है आपके लिए, जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ठीक है, अनक्लॉज के तहत जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसकी सीमा कितनी होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जिसको अनक्लॉज कहते हैं, उसके तहत एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सीमा दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 200 नॉटिकल मील्स। ठीक है, तो याद रखेंगे कितना, 200 समुद्री मील। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आपसे ये भी प्रश्न बनता है, एक नॉटिकल मील किसके इक्वल होता है। तो 1.82 किलोमीटर के, कितना, 1.82 किलोमीटर के इक्वल होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे, ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क पहल जो हाल ही में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी चर्चाओं में रही है, ये किन समूहों द्वारा शुरू की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, G7 और V20। ठीक है, जिसको हम वनरेबल 20 कहते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क का पहल जो हाल ही में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी चर्चाओं में रही, ये किन समूहों द्वारा शुरू की गई। तो दोस्तों G7 और V20 वनरेबल 20 के साथ। ठीक है, देखिए कि क्वेश्चन पे हम काफ़ी टाइम दे रहे हैं जिससे आपको ये क्वेश्चन तैयार भी हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे, इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कितने कथन सही हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं। अब इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है, गलत है। गलत क्यों है, यह संयुक्त राष्ट्र का एक आधिकारिक अंग है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है, जबकि ये इसके बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो ICC जो है, ठीक है, इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है, यह संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसे रोम संविधि यानी स्टैट्यूटरी लॉ के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। बाकी 2 स्टेटमेंट तो आपके करेक्ट हैं, यानी कि भारत, अमेरिका, चीन इस न्यायालय के सदस्य नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में जो हेग है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो भारत, अमेरिका और चीन इस न्यायालय के सदस्य नहीं है, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए क्या है,
आपसे प्रश्न है जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ठीक है, कि किगाली अमेंडमेंट यानी किगाली समझौते या संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से कम करना। ठीक है, ये क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली अमेंडमेंट के, ठीक है, मुख्य उद्देश्य। ठीक है, तो याद रखें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से कम करना। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए क्या है। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रस्तावित मार्ग में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो बताइए, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है तो दोस्तों निम्नलिखित में राइट आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, क्या ऑप्शन सी है? हाँ, ऑप्शन सी ही होना चाहिए। ठीक है, तो ईरान इसमें करेक्ट होगा। तो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में, ठीक है, ईरान शामिल नहीं है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें कौन कौन है। तो दोस्तों इसमें आपको भारत देखने को मिलता है, यूएई देखने को मिलता है यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, उसके बाद सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, इटली, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका शामिल हैं। ठीक है, ईरान इसका हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए क्या है। इकोनॉमिक जो रिस्टोरेशन है, ठीक है, तो सॉरी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन पर संयुक्त राष्ट्र दशक यूएन डिकेड की अवधि क्या है? तो दोस्तों बताएं, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन पर संयुक्त राष्ट्र दशक। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2021 से 2030। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र ने इस दशक को जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी बहाली के लिए समर्पित किया है। ठीक है, और ताकि 2030 के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो याद रखेंगे 2021 से 2030 तक। संघाई जो कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके संदर्भ में स्टेटमेंट है, बताना है कितने स्टेटमेंट सही हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर है सभी के सभी। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। बेलारूस हाल ही में एससीओ का नया पूर्णकालिक सदस्य बना है। भारत और पाकिस्तान को 2017 में इस एक साथ सदस्यता मिली है और इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो हाल ही में समाचारों में था किसके द्वारा शुरू किया गया है? दोस्तों 89 नंबर का जो राइट आंसर है वो है आपका तीनों के तीनों। ठीक है, क्या तीनों के तीनों हैं? नहीं क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूरोपीय यूनियन। ठीक है, तो अभी भी आपके पास 11 क्वेश्चन बचे हैं जिनको हमें देखना है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखेंगे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो हाल ही में समाचारों में था ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए क्या है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 के तहत संसद को प्राप्त शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अवधारणा, ठीक है, आवश्यकता होती है। अवधारणा नहीं है, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है। किसके लिए बताइए? अनुच्छेद 3 के तहत संसद को प्राप्त शक्तियों के संदर्भ में। ठीक है, और अनुच्छेद 3 में क्या है बताएं? क्या राज्यों का पुनर्गठन है या फिर नए राज्यों को सम्मिलित करना? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है आपसे, ब्लू फ्लैग जो फ्लैग सर्टिफिकेशन है किसके लिए प्रदान किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पर्यावरण के अनुकूल और स्वच्छ समुद्र के तटों के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, गुरुग्राम भारत में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपसे, जो बीबीएनजी ट्रीटी है, हाई सीज ट्रीटी है एक, जो हाल ही में हस्ताक्षरित की गई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है
राष्ट्रीय अधिकार के क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र में समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करना। ठीक है, तो राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र में समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करना, ये बीबीएनसी ट्रीटी, हाई सीज ट्रीटी, ठीक है, जो हाल ही में हस्ताक्षरित की गई है। ब्रिक्स के विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देश 1 जनवरी 2024 को नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसमें इजिप्ट भी शामिल हुआ, इथियोपिया भी शामिल हुआ, ठीक है, उसके बाद आपका कौन शामिल हुआ? ईरान। ठीक है, तो इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान तीनों का एक ही पैनाम है। ठीक है, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, है ना, तीनों का एक ही पैनाम, तो याद रखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 आपके सामने है, देखिए आपसे प्रश्न बना है, जो मिशन लाइफ है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट की अवधारणा भारत द्वारा किस सम्मेलन में पेश की गई थी? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर है आंसर बी। तो COP26 ग्लासगो में। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए क्या है। नीति आयोग द्वारा जारी जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आयाम डायमेंशन शामिल है? आपसे पूछा गया है, शामिल है पॉवर्टी इंडेक्स में जो नीति आयोग द्वारा जारी होता है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एक तो देखिए आपका स्वास्थ्य देखा जाता है, दूसरा आपका शिक्षा, और तीसरा आपके जीवन का स्तर कैसा है। ठीक है, उसके बाद इंटरनेट तक पहुंच देखी जाती है। ठीक है, तो ये तीनों 1 2 3 आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इसमें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपसे, स्टॉकहोम कन्वेंशन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन से संबंधित है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक। ठीक है, तो इस तरह से आपने 97 क्वेश्चन कर लिया, अभी तक बने हैं, मतलब कि आपके अंदर गट्स है। ठीक है, आप कुछ कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है आप देखिए, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की जो AR6 है, ठीक है, तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल का क्लाइमेट जो चेंज है उसका AR6 यानी कि असेसमेंट रिपोर्ट है के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग कितने डिग्री तक सीमित करना अनिवार्य है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, बताइए क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर तो आप सबको पता है पहले से, 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न बनेगा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। तो IPCC की जो 6ठी मूल्यांकन रिपोर्ट है स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि जलवायु परिवर्तन के सबसे विनाशकारी प्रभावों से बचने के लिए वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर सीमित करना अनिवार्य है। ठीक है, तो एग्जाम में प्रश्न बने तो आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्या है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें कितने स्टेटमेंट सही हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल और केवल एक स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, और वो भी कौन सा? पहला स्टेटमेंट, यानी कि भारत जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है उसका संस्थापक सदस्य है और दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक। ठीक है, तो ये बात इसमें सही है। बाकी अमेरिका और जापान इसके प्रमुख सदस्य देशों में शामिल हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये दूसरा गलत है, अमेरिका और जापान की, ठीक है, जापान जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है उसके सदस्य नहीं है। ठीक है, वे एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक का समर्थन करते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। स्टेटमेंट तीसरा क्यों गलत है? तो दोस्तों अगर बात करें इसका मुख्यालय, ठीक है, तो इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। किसका? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। ठीक है, बीजिंग चीन में है और यहाँ पे लिखा है कि मनीला में, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी थी। इस तरह से आपने 99 क्वेश्चन देख लिए और आज का लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पढ़िए और अटेम्प्ट कीजिए।
आपसे क्वेश्चन है, ग्लोबल मीथेन प्लीज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। इसका लक्ष्य है, ग्लोबल मीथेन प्लीज के संदर्भ में इसका लक्ष्य 2030 तक मीथेन उत्सर्जन को 30% तक कम करना। ठीक है, तो ये इसका लक्ष्य है, याद रखेंगे। ठीक है, और इस तरह से हमने आज के सभी 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया है। इसमें सभी विषयों से आपके प्रश्न शामिल किए जाते हैं और इस तरह से होलिस्टिक अप्रोच में आपका आज का पूरा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको फाइनली एक बार कहूँगा, अगर आपको टेस्ट में मज़ा आया, आपने कितना स्कोर गेन किया, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी राय दीजिए कि आपको क्या और टफ लेवल के क्वेश्चन चाहिए, तो फिर मैं उसके ऊपर आपके लिए काम करूंगा। देखिए मैं हर एक, जैसे मान लीजिए अभी हमने मॉडल पेपर 2024 का फॉलो किया है, 2025 को फॉलो करके आपके लिए और भी मतलब इसको लेंदी बना सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी आप लगभग 5-6 टेस्ट में 2024 2023 का ट्रेंड देखिए। 2022 वाला तो और टफ था। ठीक है और 2020 2021 वाला भी मतलब ठीक ठाक था। तो दोस्तों 2020 वाला भी बहुत टफ था। ठीक है, तो इन सब ट्रेंड को देखेंगे और 2025 के ट्रेंड को भी देखेंगे। लेकिन आज यहीं पे सेशन कंप्लीट होता है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।